हिमाचल प्रदेश में हमारे परिवहन मंत्री, जिनके पास उद्योग भी है, भाई विक्रम सिंह ठाकुर जी, हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी अलग अलग जिलों से सभी मंत्रीगण, विधायकगण, यहां मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय विधायकगण, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी, हिमाचल प्रदेश में हमारे परिवहन मंत्री, जिनके पास उद्योग भी है, भाई विक्रम सिंह ठाकुर जी, हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी अलग अलग जिलों से सभी मंत्रीगण, विधायकगण, यहां मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय विधायकगण, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष रश्मिधर सूद जी, पार्टी के सभी पदाधिकारी और यहां विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी जिलों में मातृशक्ति, यहां मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय विधायकगण, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष रश्मिधर सूद जी, पार्टी के सभी पदाधिकारी और यहां विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी जिलों में मातृशक्ति जो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और यहां उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, देवी और सज्जनों, और यहां विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी जिलों में मातृशक्ति जो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और यहां उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, देवी और सज्जनों, हमारे ये कहा जाता है कि जहां में मातृशक्ति जो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और यहां उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, देवी और सज्जनों, हमारे ये कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। हमारे ये कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और हिमाचल देवभूमि है। जो कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि में मैं मानता हूं कि ये हकीकत है, और इस भूमिका में जो हमारी मातृशक्ति काम करती है, हमारी बहनें काम करती हैं, उनके हम जीवन भर आभारी हैं। आज इस कार्यक्रम को विशेष तौर से एक आयोजन के रूप में हमने लिया है, और आयोजन के रूप में इसलिए लिया कि देश की आबादी का लगभग 50% हिस्सा महिलाओं का है, और हिमाचल प्रदेश में ये आबादी का हिस्सा 50% से भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था जब महिलाओं को बाहर के कार्य कि देश की आबादी का लगभग 50% हिस्सा महिलाओं का है,
और हिमाचल प्रदेश में ये आबादी का हिस्सा 50% से भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था जब महिलाओं को बाहर के कामकाज के बजाय घर के कामकाज में ज्यादा रखा जाता था। और इसलिए ये सोच उस वक्त ये रही होगी कि बाहर के कामकाज के लिए पुरुषों को जाना चाहिए और महिला घर में रहे, पर्दे में रहे, इस प्रकार की भावनाएं भी उस वक्त थी। महिला संघर्ष वाला काम नहीं कर सकती है, जिसमें ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, उस काम को नहीं कर सकती है, इस प्रकार की भी धारणा थी। और इस भाव के साथ महिलाओं का बाहर का काम कम होता था और घर का, खेती का, घरेलू जो भी काम होते थे वो उनके जिम्मे होते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आया है, अब महिला सिर्फ घर के चार दीवारी का हिस्सा नहीं है, घर के कामकाज के लिए नहीं। आज हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ करके काम कर रही है, पुरुषों से कम नहीं, पुरुषों से ज्यादा काम कर रही है। महिलाओं को अधिकार देने की दृष्टि से लगातार केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार पुरुषों से महिलाएं आगे हैं। मैं कल ही देख रहा था, 10वीं का परिणाम निकला बोर्ड का, उसमें पहले नंबर पर भी बेटी, दूसरे नंबर पर भी बेटी, और बेटियां ही बेटियां ज्यादा। 10वीं का परिणाम निकला बोर्ड का, उसमें पहले नंबर पर भी बेटी, दूसरे नंबर पर भी बेटी, और बेटियां ही बेटियां ज्यादा। जो पहले 10 स्थान में, उनमें अधिकांश स्थानों पर जो है बेटियां उसमें आ गई। और इसी प्रकार से जब +2 का रिजल्ट निकला तो उसमें भी लगभग दौर इसी प्रकार का था। जब महिलाएं, जो हमारी बेटियां जो है, हम पुरुषों से आगे बढ़कर के काम कर रही हैं, यह हमारा दायित्व बनता है कि उनके लिए कामकाज की दृष्टि से हम क्या क्या मदद, घर के काम से हट करके बाजार का काम, घर के काम से हट करके, और उस दृष्टि से हमने इस बात पर विचार किया कि बहुत सारी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए समर्पित की है। लेकिन एक काम हमको और करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अब आना जाना, बाहर भीतर, घर के काम से हट करके, बाजार का काम, घर के काम से हट करके प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने का काम, एक नहीं अनेक जगह उनको कामकाज में जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए आने जाने के लिए और बेहतर तरीका क्या निकाला जा सकता है। और उसमें हमने विचार करने के बाद निर्णय किया कि महिलाओं को आने जाने के लिए अगर हम किराए में बस में कमी करें तो कैसा रहेगा। जब विचार करने लगे तो स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के थोड़ी कठिनाई आई, और कठिनाई इस बात की आ रही थी कि एचआरटीसी ऐसे भी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों का और एचआरटीसी बसों के साथ साथ में जो प्राइवेट सेक्टर में हमारी बसें चल रही है और ज्यादा तंगी में हो जाएगी। ऐसे में क्या किया जाए। हमने एक बात तो
सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी एचआरटीसी की बसें चलती हैं, सिर्फ ये मुनाफे के लिए नहीं है। पैसा कमा लेंगे और जगह से कमा लेंगे, आय के स्रोत हम और जगह, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों का और एचआरटीसी बसों के साथ साथ में जो प्राइवेट सेक्टर में हमारी बसें चलती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर हम कहें, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाके में, चाहे वो घाटे में चले, चाहे वो थोड़ा परेशानी में भी चले, लेकिन उसके बावजूद लोगों को सुविधा देने का लक्ष्य सबसे सर्वोपरि होता है। सबसे पहले बड़ा लक्ष्य हमारा यह है कि हम गांव के लोगों को सुविधा दे सकें। हम दूर दराज में लोग जो रह रहे हैं उनको हम सुविधा दे सकें। और उस दृष्टि से जब हमने इस बात पर विचार किया तो मालूम पड़ा कि लगभग 60 करोड़ से ज्यादा का खर्चा जो है सरकार को अतिरिक्त वहन करना पड़ेगा। हमारे कुछ साथी कहने लगे कि बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा कि बोझ का विषय, इसको बोझ शब्द कहना ठीक नहीं। ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेवारी, इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हमको काम करना है। और हमने एक बात स्पष्ट कर दी कि जब महिला आबादी का 50% है और महिलाएं आज पुरुषों से कम नहीं, पुरुषों से ज्यादा कामकाज के लिए घर से बाहर निकलती हैं, ऐसी सूरत में उनका आने जाने का खर्चा कम कैसे हो। अभी बिलासपुर की एक बहन के साथ हमारी इंटरेक्शन करते करते बात हो रही थी। हमने कहा कितनी महिलाएं आपके परिवार में रहती है? बोलते हम 5-6 महिलाएं हैं। मैंने कहा आप लोगों का सबका जाना आना होता है, बाहर भीतर जाना होता है कामकाज के सिलसिले में। बोलते हमको लगभग जाना ही होता है, आना जाना ही रहता है। मैंने पूछा कि एक महीने में आपका कितना खर्चा हो जाता है? एक महीने में आपका कितना खर्चा हो जाता है? इस प्रकार का सबका परिवार का मिलाकर के कहा कि कम से कम 3,000-4,000 के करीब खर्चा होता है। अब आप कल्पना करिए, जहां 3,000-4,000 रुपए खर्चा एक महीने के अंदर सिर्फ आने जाने के लिए, कामकाज के लिए सिर्फ किराए के रूप में हो रहा है बसों में, उस परिवार का अगर उसका किराया अगर 4,000 से 2,000 आ जाता है तो कितनी बड़ी राहत उस परिवार को हो जाएगी। और मुझे इस बात को लेकर के ये भी कहना है, जिस दिन मैंने ये घोषणा की कि अगर महिला 50% है तो किराया भी 50% लेंगे, जब हमने ये तय किया और हमारे विपक्ष के एक नौजवान विधायक ने अपना फेसबुक ऑन करके कर दिया, लाइव कर दिया कि आखिरकार बसों में ट्रैवल करने वाले कौन लोग होते हैं? जो अमीर आदमी होते हैं उनके पास गाड़ी है, वो गाड़ियों में ही अपनी ही निजी गाड़ी में जाते हैं और अपनी ही निजी गाड़ियों में आते हैं। ये हकीकत है कि नहीं है? ये हकीकत। हम क्या आदत डाल रहे हैं? आखिरकार बसों में ट्रैवल करने वाले कौन लोग होते हैं? जो अमीर आदमी होते हैं उनके पास गाड़ी है, वो गाड़ियों में ही अपनी ही निजी गाड़ी में जाते हैं और अपनी ही निजी गाड़ियों में आते हैं। ये हकीकत है कि नहीं है? ये हकीकत। बसों में ट्रैवल करने वाले कौन लोग होते हैं? जो अमीर आदमी होते हैं उनके पास गाड़ी है, वो गाड़ियों में ही अपनी ही निजी गाड़ी में जाते हैं और अपनी ही निजी गाड़ियों में आते हैं। ये हकीकत है कि नहीं है? ये हकीकत चाहिए कम से कम। बसों में ट्रैवल करने वाले कौन लोग होते हैं? जो अमीर आदमी होते हैं उनके पास गाड़ी है, वो गाड़ियों में ही अपनी ही निजी गाड़ी में जाते हैं और अपनी ही निजी गाड़ियों में आते हैं। ये हकीकत है कि नहीं है? ये हकीकत। बहुत कुछ कर सकती है, मैं उनको कहना चाह रहा हूं।
और ये शब्द जिस प्रकार से उनने उपयोग किए, जो अमीर आदमी होते हैं उनके पास गाड़ी है, वो गाड़ियों में ये अपनी ही निजी गाड़ी में जाते हैं और अपनी ही निजी गाड़ियों में आते हैं। ये हकीकत है कि नहीं है? ये हकीकत प्रकार जो बातें कहना वो उचित नहीं है। आदमी होते हैं उनके पास गाड़ी है, वो गाड़ियों में ये अपनी ही निजी गाड़ी में जाते हैं और अपनी ही निजी गाड़ियों में आते हैं। ये हकीकत है कि नहीं है? ये हकीकत बना दिया, मुफ्तखोरी की आदत डाल दी। होते हैं उनके पास गाड़ी है, वो गाड़ियों में ये अपनी ही निजी गाड़ी में जाते हैं और अपनी ही निजी गाड़ियों में आते हैं। ये हकीकत है कि नहीं है? ये हकीकत सरल है। आखिरकार बसों में ट्रैवल करने अपनी ही निजी गाड़ियों में आते हैं। ये हकीकत है कि नहीं है? ये हकीकत है। उनके पास गाड़ी है, वो गाड़ियों में ये अपनी ही निजी गाड़ी में जाते हैं और अपनी ही, ये हकीकत है कि नहीं है? ये हकीकत है। शब्द आपने जो लिया है ये आने वाले ट्रांसपोर्ट की जो प्राइवेट बसों में अगर कोई ट्रैवल करते हैं, वो वर्ग ट्रैवल करता है। आपने जो लिया है ये आने वाले नहीं कर सकते हैं रोजाना उसमें जाना, इसलिए वो बसों में जाते हैं। अगर ऐसे काम के लिए जाना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो परिवार का पालना मुश्किल, परिवार का पालन करना मुश्किल। काम के लिए जाना पड़ेगा तो किराया उनका अगर हमने कम किया है, उनके लिए अगर मदद जो है उनसे पूछना चाहिए, उन मित्रों से पूछना चाहिए। ये शब्द आपने जो लिया है ये आने वाले शब्द आपने जो लिया है ये आने वाले समय में बहुत महंगा आपको पड़ने वाला है। ये उनको संदेश देने की भी जरूरत है। हमारी मंशा बड़ी साफ है, हमारी मंशा बड़ी साफ है, हमारी मंशा गरीब और जो जरूरतमंद है उसको मदद करने की है। उस दृष्टि से हमने ये निर्णय लिया है। और मैं इस बात को भी देख रहा था, आंकड़ों के हिसाब से मैंने कहा, अधिकारियों को कहा कि कितनी कर संख्या महिलाओं की हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल करती है। उस आंकड़े को भी हम देख रहा था, तो उस आंकड़े के हिसाब से एक दिन में प्रतिदिन हिमाचल प्रदेश में जो महिलाएं जो ट्रैवल करती हैं उनकी संख्या 1 लाख से ऊपर है, 1,25,000 के करीब होती है। और 1,25,000 महिलाएं अगर हर रोज ट्रैवल करती है बस में, जो अपनी गाड़ी के माध्यम से नहीं जा सकती है, जो अपनी गाड़ी के अतिरिक्त टैक्सी नहीं कर सकती है, जिनको आना भी बस में है, आना के साथ जाना भी बस में है, अगर उनके आगे बढ़ाने का हमने प्रयत्न किया है। सबसे पहले मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि इसको उस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं जिस तरह से वो दूसरे लोग इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणियां उन लोगों ने नारी के सम्मान में, अब जो जिस तरह से उन्होंने बातें कही हैं जो सम्मान को ठेस पहुंचाती है, नारी के दिमाग में कोई एक बार कोई बात चढ़ जाए तो उसको दिमाग से निकालने में बहुत वक्त लगता है। नारी की भावना को अगर ठेस पहुंचाने की कोशिश कोई करे तो उस ठेस को वो दिल में बहुत उसको पीड़ा भी होती है और उसके साथ साथ वो भी ठान लेती है कि मुझे क्या करना है। और ऐसे में अगर पूरे इस तरह से शब्दों का चयन करने के बाद जो भावना को उन्हें ठेस पहुंचाई है नारी सम्मान को,
तो निश्चित रूप से उनको आने वाले समय में कठिनाई का दौर भी सामना करना पड़ सकता है। और आज के इस दौर में हम इस बात को भी महसूस करते हैं कि जहां पहले करते थे ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, यह भी बात ठीक है, लेकिन सही मायने में अब जिस ओर नारी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी समाज जो है 50% के सहयोग के बिना चल ही नहीं सकता है। ना घर चल सकता है, ना समाज चल सकता है, ना परिवार चल सकता है। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम उस दिशा में आगे बढ़कर के काम करें जहां हम नारी का सम्मान करते हुए उनकी सेवा कर सकें, उनके लिए बेहतर काम कर सकें। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने हमने प्रयत्न किए हैं उस दिशा में, और उसमें हम सफल भी हुए। मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री था उस वक्त जब ये विषय आया कि महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में करने की बात आई। 2010 में जब पंचायत का चुनाव हुआ, हिमाचल पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर था। पहला राज्य कोई और था, दूसरा ने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण करके 50% महिलाओं के लिए वो सीटें आरक्षित की। बहुत कुछ सुना उस वक्त हमने, पुरुष समाज बहुत नाराज था, और नाराजगी के साथ साथ वो उनके पास जब कुछ कहने के लिए नहीं था तो उन्होंने कहा कि बेड़ा गर्क कर देंगे प्रदेश का। हमने कहा वो कैसे, काम कैसे होगा बोलते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया कि काम कैसे होगा, ये काम उनके पास का है ही नहीं बोलते हैं। हमने कहा जरा देख लेते हैं, होने दीजिए थोड़ा, उसके बाद जरा अगर नहीं चल पाएगा उनसे तो देखेंगे, सोचेंगे। और हम हैरान हो गए, बहुत सारी पंचायतों में जो प्रतिनिधि जो चुन करके आए, आरक्षण तो 50% दिया, लेकिन जो पहली बार जब आरक्षण देने के बाद चुनाव का परिणाम आया पंचायती राज संस्थाओं का, तो आरक्षण के बावजूद 50% नहीं 58% जो है महिलाएं चुन करके आई थी। और उसके बाद जब हमने उनका ट्रेनिंग का वो दौर शुरू किया, और मैं उसमें अधिकांश जाता रहा उस वक्त बतौर मंत्री, मैं हैरान हो गया। उसमें महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, अच्छी पढ़ी लिखी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, +2 करने की हुई तो मैक्सिमम वो चुन करके आई हुई आई, लेकिन जनरल सीट से भी चुन करके आ गई। और आज मैं देख रहा हूं, आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और हमारा जो लोकल सेल्फ, हमारी जो जितने भी हम नगर पंचायतें, नगर परिषदें हैं, कॉरपोरेशन हैं, उसमें अगर महिलाओं की अगर हम संख्या हम देखें कि कितना प्रतिशत है, तो ये 60% को टच कर गया हुआ। 60% महिलाओं की भागीदारी इसमें थी। और वर्तमान सरकार में हमने तो इस बात को फोकस होकर के काम करने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश में अगर हमने शुरुआत की उस दृष्टि से, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, गृहिणी सुविधा योजना उस दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जो सिर्फ महिलाओं के लिए, महिलाओं के कहने पर और महिलाओं को मजबूत करने के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में की। और गृहिणी का अभिप्राय मतलब क्या है, गृहिणी का मतलब क्या होता है? जिसका हर घर ऋणी है उसको गृहिणी कहते हैं। और वो घर ऋणी किसके लिए है? वो हमारी माताओं और बहनों के लिए है। तो ऐसे में हमने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की। और जब उस योजना की शुरुआत की तो उस वक्त हमको कहा कि, हमने पूछा था कि भी कितना कर इसमें खर्चा आएगा, कितने कर कनेक्शन देने पड़ेंगे, तो कहा कि लगभग 70-80 हजार, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक जो है वो गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हमको वो देने होंगे। लेकिन जब हम देने लगे तो वो दौर आगे बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते यहाँ